हेलो स्टूडेंट, तो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछले लेक्चर में हमने संयोजन, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मीन्स होता है, द्वि का मतलब हो गया दो, विस्थापन का मतलब स्थान परिवर्तन करना। यानी यहाँ पर कोई दो क्रियाकारक होंगे जो आपस में क्या करेंगे, अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक या पदार्थ अपने मूलकों का आदान प्रदान करेगा, मूलकों का, या बोल सकते हैं हम परमाणु का, या परमाणु के समूह का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी मूलकों का आदान प्रदान और परमाणु का आदान प्रदान जिस अभिक्रिया में होगा वो कौन सी होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल है जैसे कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं, तो ये तो क्या है, क्रियाकारक। अब ये क्या करेंगे, आपस में अपने मूलकों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे ये क्या है, कॉपर 2+ के रूप में होता है और SO4 2- के फॉर्म में होता है, और यहाँ पर सोडियम की बात करें तो सोडियम तो प्लस में होता है, OH- के फॉर्म में होता है। तो ये क्या हो गया, मूलकों के रूप में हो गए। अब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, दूसरे को आदान प्रदान कर लेंगे। ये कॉपर तो इसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ बनने के बाद में इसका उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा इसका CuOH का ऑक्साइड, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। समीकरण को संतुलित करने पर यहाँ पर 2 लगा रहता है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ रहा है और ये इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये दो मूलकों का आदान प्रदान होने की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात एक और कर लें कि अगर हम AgNO3 की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये जो सिल्वर है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, और नाइट्रेट किसके साथ, पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये वापस वही मूलों का आदान प्रदान, मतलब दो स्थान चेंज हो रहे हैं। एक तो Ag कर रहा है, NO3 कर रहा है, ये भी कर रहे हैं आपस में, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, और इसलिए इसका उत्पाद क्या बनेगा, AgCl प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार ये कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तीव्र अभिक्रिया। नेक्स्ट है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र का मीन्स तेजी से या जल्दी बोल सकते हो। यानी यहाँ पर क्रियाकारक तुरंत ही क्या बन जाएंगे, उत्पाद। यानी जैसे हम क्रियाकारकों को आपस में संपर्क में लाएंगे तो उत्पाद का निर्माण क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तुरंत हो जाता है। जैसे इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारकों को आपस में मिलाने पर उत्पाद का निर्माण क्या हो जाता है, तुरंत हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाने पर 10⁻⁻10 सेकंड में ही उत्पाद का निर्माण हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। यदि हम HCl की अभिक्रिया Na और H के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर ये तो क्या है, क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपस में क्या करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे, NaCl का निर्माण करेंगे प्लस H2O यानी जल का निर्माण करेंगे। और ये इस अभिक्रिया को होने में सिर्फ कितना समय लगता है, 10⁻⁻10 सेकंड ही लगता है। दूसरे एग्जांपल के रूप में बात करें, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, एक अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती है, और इसका अर्धायु काल होता है 10⁻12 सेकंड होता है। ये भी बहुत ही अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती है। अब बात करते हैं कि अर्धायु काल किसे कहते हैं। अर्ध का मतलब हो गया आधा, आयु
मतलब समय, यानी कि जब क्रिया कारकों से हम उत्पाद बनाते हैं, क्रिया कारकों से उत्पाद बनाते हैं, तो क्रिया कारकों से जब उत्पाद बनाया जाता है तो इन उत्पादों में किस प्रकार होते हैं, उत्पाद कैसे बदलते हैं। यदि हम अर्धाविकाल की परिभाषा की बात करें कि वह समय जिसमें क्रिया कारकों की केवल क्या रह जाती है, आधी मात्रा शेष रह जाती है, तो वह समय क्या कहलाता है, अर्धाविकाल कहलाता है। या इसकी परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि वह समय जिसमें क्रिया कारकों की आधी मात्रा किसमें बदल जाती है, उत्पादों में बदल जाती है, यानी कि टाइम 1/2, ये क्या हो गया, अर्धाविकाल के रूप में बता सकते हैं। यानी वह समय जिसमें क्रिया कारकों की आधी मात्रा किसमें बदल जाती है, उत्पादों के रूप में बदल जाती है, वह क्या होती है, अर्धाविकाल होता है। वैसे प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण लिखने की बात करें तो समीकरण इसका होता है, समीकरण बता देता हूं। अगर पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए और जल मिल जाता है तो इसके दौरान क्या बना जाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और जल के 12, यहाँ पर भी 6H2O निकलता है, 6 ऑक्सीजन के अणु बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण होती है और इस प्रक्रिया को होने के लिए क्लोरोफिल वर्णक चाहिए, क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इस प्रकार पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं हम नेक्स्ट मंद अभिक्रिया। नेक्स्ट है मंद अभिक्रिया। मंद का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। यानी हम जब क्रियाकारक आपस में आते हैं संपर्क में, या ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें क्रियाकारकों से उत्पाद का निर्माण क्या होता है, धीरे धीरे होता है, तो ऐसी रासायनिक क्रिया क्या कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्रियाकारक आपस में कैसे संपर्क में आएंगे तो उसके दौरान उत्पाद का निर्माण क्या होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक मंद अभिक्रिया का एग्जांपल होता है। जैसे हम इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो लोहे का प्रतीक Fe होता है, प्लस लोहे पर जंग लगने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की और नमी की, ऑक्सीजन की और नमी की, यानी कि जल की आवश्यकता होती है। अगर लोहे के संपर्क में ऑक्सीजन और जल आ जाता है तो लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो इसके दौरान क्या लग जाती है, इसके जंग, Fe2O3.3H2O। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3, 4, 6 और यहाँ पर 2, इस प्रकार ये क्या होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। आप ये खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, किसी दूसरी धातु की लेप किया जाता है, जस्ते की वगैरह की, या इस पे क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, या ऑयल वगैरह का लेप किया जाता है, ताकि लोहा डायरेक्ट किसके संपर्क में, नमी के और ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ सके और लोहे पर जंग ना लग सके। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का, और उस एस्टर का निर्माण क्या होता है, धीरे धीरे होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया CH3COOH और अल्कोहल का होता है C2H5OH। इसका रासायनिक नाम होता है, वैसे दो कार्बन है तो एथेन और COOH जुड़ा तो एथेनोइक अम्ल हो गया। यहाँ पर इसका रासायनिक नाम देखें तो दो कार्बन है तो एथेन और OH है तो एथेनॉल। इससे किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा और जल का। तो जल कहां से निकलेगा, यहाँ से H आएगा और यहाँ से OH आएगा, तो इससे दौरान क्या बन जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा और ये आपस में जुड़कर एस्टर का निर्माण कर लेंगे। एस्टर हो जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। यानी यहाँ पर जो एस्टर बन रहा है, ये इस एस्टर का निर्माण क्या होता है, धीरे धीरे होता है। इसके बाद में देखते हैं हम, तो नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। यानी कि जैसे क्रियाकारक होते हैं, उन क्रियाकारकों को, क्रियाकारक, ये क्रियाकारक अगर उत्पाद में बदल जाते हैं तो ये उत्पाद क्या हो सकते हैं, वापस इस क्रियाकारक में नहीं बदलते। यानी यहाँ पर सिर्फ क्रियाकारकों से उत्पाद का ही निर्माण होता है, वापस इनको क्रियाकारकों के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन होता है केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी और धीरे धीरे यहाँ पर क्रियाकारकों की सांद्रता क्या होती है, कम होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है।
क्योंकि जैसे जैसे क्रिया कारक कम होंगे वैसे वैसे उत्पाद तो बढ़ेंगे। परिभाषा के रूप में बात करें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, एक ही दिशा मतलब क्रिया कारकों से उत्पाद का ही निर्माण होता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण होता है C+O2, क्या होता है? CO2 होता है। यहां पर कोयले को अगर हम जलाएंगे, क्योंकि जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे कोयला जलेगा तो इस कोयले की मात्रा क्या हो जाएगी? कम, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद भी कभी भी इस कोयले के रूप में हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक नेक्स्ट एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर मीथेन को जलाते हैं तो उस मीथेन को जलाना CH4+O2, तो मीथेन को जलाने पर CO2 का निर्माण होता है प्लस H2O का निर्माण होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो लगाते हैं, हाइड्रोजन संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर अगर मीथेन को जलाते हैं तो जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है, और केवल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने के बाद में हम इसको मीथेन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। यानी धीरे धीरे यहाँ पर अगर मीथेन को जलाते हैं तो मीथेन की सांद्रता कम होती जाएगी और इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है कि ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी यहां से क्रियाकारकों से अगर हम उत्पाद बना लें, क्रियाकारकों से उत्पाद बना लेते हैं और उत्पाद से वापस क्या हो जाते हैं? क्रियाकारक भी हमें प्राप्त हो जाता है। यानी ये दोनों साइड चलती है, यानी क्रियाकारकों से उत्पाद बने और उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाते हैं। तो यहां पर क्या होती है कि ये दो अभिक्रियाओं में विभाजित होती है। ये जो क्रियाकारकों से उत्पाद में बन रही है उसको कहते हैं हम अग्र अभिक्रिया, और जो उत्पाद से वापस क्रियाकारकों के रूप में बदल रही है उसको कहते हैं प्रति अभिक्रिया होती है। यानी यहां पर कभी भी यह अभिक्रिया रुकती नहीं है। तो परिभाषा होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इन दोनों दिशाओं मतलब क्रियाकारकों से उत्पाद बनेंगे, उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें हीमोग्लोबिन द्वारा गैसों का विनिमय। हीमोग्लोबिन द्वारा गैसों का विनिमय। कैसे होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया? क्योंकि गैस हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। यह ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाती है? कोशिकाओं तक पहुंचाती है, और वहां से क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती है। फिर वापस जो कोशिकाएं होती है फेफड़ों के अंदर, वहां पर ऑक्सीजन को वापस लेकर कहां तक पहुंचती है? कोशिकाओं तक पहुंचती है। ये लगातार ये काम करती रहती है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन N2+ 3H 2NH3, यहां पर भी कौन सा आएगा? दोनों दिशाओं में संपन्न होगी, यानी यहां से ये क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाएंगे और उत्पाद वापस क्रियाकारकों में भी बदल जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण क्या होगा कि जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई जाएगी तो ये आपस में क्या करते हैं? अपने समस्त गुण खो देंगे और लवण और जल का निर्माण करेंगे। यानी अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अपने समस्त गुण खो देंगे, यानी जो अम्लों के जो अपने गुण हैं और क्षारों के जो गुण हैं वो अपने सारे के सारे गुण खो देंगे, और खोने के बाद में किसका निर्माण करेंगे? लवण का प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें कि परबल अम्ल की अभिक्रिया, परबल अम्ल की अभिक्रिया परबल क्षार के साथ करवाएं, परबल क्षार के साथ करवाते हैं तो एक उदासीन लवण का निर्माण होता है। उदासीन लवण कैसे? क्योंकि दोनों परबल है, कि परबल अम्ल है और परबल ही क्षार है, इस वजह से कैसा बनता है? उदासीन लवण बनता है, उदासीन लवण बनता है। और उदासीन लवण और जल तो बनेगा ही साथ। इसके साथ देखो परबल अम्ल क्या होता है, ये भी थोड़ा सा देख लें कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो होते हैं परबल अम्ल, और परबल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे। तो एग्जांपल रासायनिक समीकरण लेते हैं कि अगर HCl की अभिक्रिया यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो NaCl
प्लस H2O का निर्माण होता है। यहाँ पर जो लवण बन रहा है वो कैसी प्रकृति है इसकी? उदासीन प्रकृति होती है, क्योंकि यहाँ पर अम्ल और क्षार दोनों क्या है? परबल परबल। अगर मान लो यहाँ पर परबल अम्ल ले ले और दुर्बल क्षार ले ले, इस कंडीशन में क्या होता है, कैसे लवण बनता है देखते हैं। अगर हम परबल अम्ल अभिक्रिया दुर्बल क्षार क्या होगा? जो जल में पूर्ण रूप से आगे नहीं होता है। परबल अम्ल की अभिक्रिया अगर दुर्बल क्षार के साथ करवाते हैं तो इस कंडीशन में कौन सा लवण बनेगा? क्योंकि यहाँ पर परबल कौन है? अम्ल है, तो इसके लिए लवण जो बनेगा वो कैसा होगा? एक अम्लीय लवण का निर्माण होगा और जल का निर्माण तो होगा इसके साथ। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे HCl की अभिक्रिया अगर हम अमोनियम क्लोराइड के साथ करवा दें, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, NH4OH के साथ करवाते हैं। OH का मतलब क्या हो गया? जहां पर OH होता है वो क्षार होता है और जहां पर H+ आयन देते हैं वो अम्ल होता है। तो इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ पर जो लवण बनेगा उस लवण की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति होगी। और वो लवण कौन सा होगा? यहाँ से OH आएगा और यहाँ से H आ जाएगा, तो जल तो निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा? NH4C यानी अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और जल का निर्माण हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम ये लेते दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया अगर परबल क्षार के साथ करवाएंगे तो उस कंडीशन में जो लवण होगा वो कौन होगा? परबल क्षार। देखते हैं दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया अगर हम परबल क्षार के साथ करवाते हैं तो जो लवण बनता है वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय लवण हो गया प्लस जल हो गया। रासायनिक समीकरण देखें तो रासायनिक समीकरण दुर्बल अम्ल लेना है तो दुर्बल हम एसिडिक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH प्लस प्रबल क्षार लेना है तो प्रबल क्षार ये ले लेते हैं NaOH। तो किसका निर्माण होगा? सोडियम एसीटेट का निर्माण होगा, CH3COO Na और प्लस जल बन जाएगा। यहाँ पर जो सोडियम एसीटेट जो बना है उससे लवण की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो उसी कंडीशन में क्या होता है? उदासीन लवण का निर्माण होता है। हम उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि जब परबल अम्ल की अभिक्रिया परबल क्षार के साथ करवाते हैं तो एक उदासीन लवण का निर्माण होता है, उदासीन लवण और जल का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो अम्ल और क्षार है ये पूर्ण रूप से अपना गुण खो देते हैं और यह अभिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अगर हम यहाँ पर परबल अम्ल और दुर्बल क्षार लेंगे तो अम्लीय लवण बनता है और अगर दुर्बल अम्ल और परबल क्षार लेते हैं तो उस कंडीशन में क्षारीय लवण बनता है। सिर्फ एक कंडीशन यही होती है जहां पर एक उदासीन लवण का निर्माण होता है, जब परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया आपस में करवाई जाती है तो वही कौन सी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे करते हैं। थैंक यू।